अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह चान। फुल कोर्ट 16 जजों का इजलास आज हुआ इंतज़ामी साइट पे, जिसका एलामिया भी जारी हो चुका है और बहुत सारे जो शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा था उसमें कुछ वजाहत सामने ज़रूर आ रही है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की तरजीहात क्या होंगी। उसके अलावा आज ही के दिन मतनाज़ा 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ मज़ीद आइनी दरख्वास्तें भी दायर कर दी गई हैं और फिर सवाल ये पैदा हो रहा है कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो अमल दरामद है उस तरमीम पे वो जुडिशल कमीशन के इजलास से होना है और वह जुडिशल कमीशन का इजलास कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, इसका अभी तक कुछ मालूम नहीं। और फिर एक और अहम ख़बर यह है कि तहरीक इंसाफ ने भी इस मतनाज़ा 26वीं आइनी तरमीम के तहत बनाए गए जुडिशल कमीशन के अंदर अपने अरकान को नामज़द करने का फ़ैसला किया है, जो बतौर अपोजिशन जो सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान नामज़द होने हैं। इस फ़ैसले का क्या मकसद है, क्या मतलब है, एक तरफ हिस्सा बन के जुडिशल कमीशन का, क्या दूसरी तरफ उसी आइनी तरमीम पे एतराज़ात उठाए जा सकते हैं या उनको अदालतों में चैलेंज किया जा सकता है, इसी वाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर साहब। हमें स्काइप पे ज्वाइन किया है अब्दुल कादिर मंदोखेल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, और नईम हैदर पंचोथा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो पंचोथा साहब आपसे ही मैं जानना चाहूँगा कि जो 26वीं यानी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दायर हो रही हैं, क्या PTI भी उसमें से एक दरख्वास्त गुजार है, बाकायदा तौर पे चैलेंज कर रही है इस आइनी तरमीम को? बहुत शुक्रिया मदुल्ला साहब, आपने दिया जी। तहरीक इंसाफ बिल्कुल इन आइनी तरमीम के खिलाफ है और बिल्कुल हमारी डिस्कशन जो है लीगल कमेटी में भी इस हवाले से हो रही है। आज हमने देखा है कि अब्दुल ज़ुबैरी साहब 6 और वकला के हमरा हो गए हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार गई है, बलूचिस्तान बार गई है, और भी ये सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ का मसला नहीं है, पाकिस्तान के हर शहरी का मसला है, पाकिस्तान के हर वकील का मसला है, हर डॉक्टर का मसला है, हर इंजीनियर का मसला है। क्योंकि हम नहीं चाहते मुल्क चंद लोग बैठकर उसे जो है वो चलाने का फैसला करें, बल्कि आवाम की राय जो है वो आवाम की राय से चले और आवाम की मंशा से चले, ना कि चंद लोग जो हैं वो किसी इदारे को फैसला करें या पूरे मुल्क का फैसला करें। अदलिया की कंप्रोमाइज करने के ऊपर किस सूरत हम जो है वो उस अमल को नहीं आगे इंडोर्स होने देंगे। उस अमल को बिल्कुल हम उसकी मजम्मत करेंगे और उसके अंदर मज़ामत भी करेंगे, उसके अंदर रुकावट भी बनेंगे, और हम हर हद तक कोशिश करेंगे, हम हर हद तक जाएंगे कि इस अमल को रोका जाए और इस अमल के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करने की जो कोशिश की जा रही है उसके अंदर रुकावट बना जाए। मगर पंचोथा साहब, आप आइनी तरमीम को तो आपकी पार्टी चैलेंज कर रही है, मगर उसी आइनी तरमीम के तहत बनाए गए जुडिशल कमीशन में शामिल होने का भी आप लोगों ने फैसला कर लिया? देखिए, बात यह है कि रात को एक जो है वो अलामिया जारी हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल कमेटी है उसकी तरफ से, और कोर कमेटी में रात को इसको शेयर किया गया था कि कोर कमेटी की एंडोर्समेंट होने के बाद वो खान साहब के साथ जो है वो सारा रखा जाना था। जहां तक बात है कि रात को जब शेयर हुआ उसके बाद सुबह जो है वो खान साहब के सामने ये बात रखी गई है, लेकिन इसके ऊपर जो फाइनल कोई चीज है वो आपके सामने इंशाअल्लाह ताला जल्द आ जाएगी। जहां तक उस हिस्से का फायदा अमल बनने की बात है, जहां तक पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला किया, एक अजीब सा इतराज किया जा रहा है कि कुदरत और तहरीक इंसाफ जो है इन अमेंडमेंट्स को अपोज कर रही है और इधर हिस्सा बन रही है। देखें, आपका जो लॉ ऑफ लैंड है वो मौजूद है। अगर आप कहें कि हम इस चीज को नहीं मानते तो वो जब तक उसके ऊपर रिवर्ट ना हो, उस फैसले को जो एक काम किया गया उस काम को खत्म ना किया जाए, खत्म ना किया जाए, उन अमेंडमेंट्स को जो है वो टर्न आउट ना किया जाए, तब तक तो वो आपका लॉ ऑफ द लैंड है। तो लॉ ऑफ द लैंड होने के नाते ही अली अमीन ने भी शिरकत की और कमेटी के अंदर भी जाने तो पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला किया वो ठीक वहां पर अपना रिपोर्ट भी या राय भी जिस हद तक हो सकती है अपनी मनवाई जा सकती है। वो जो जजेस बाकी हैं जो इस वक्त देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ क्या वहां पर पार्टिसिपेट करेगी, उनको बैक करेगी, साथ देगी, जो इंसाफ की तरफ नामजद है या इंसाफ देना चाहते हैं या इंसाफ के साथ खड़े, तो वो डेफिनेटली उनको उन तमाम चीजों को देखते हुए ये सारा किया गया।
इसके ऊपर हतमी जो फैसला वो आपके सामने आ जाएगा। उस अमल का हिस्सा बनने की सिर्फ और सिर्फ यही थी कि एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर उसको खाली ना छोड़ा जाए और उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। तैनाती का मामला फिर चीफ नहीं पहुंचता साहब, फिर चीफ जस्टिस नहीं पहुंचता साहब, फिर चीफ जस्टिस के इंतखाब करने वाली पार्लिमानी कमेटी के प्लेटफॉर्म को खाली क्यों छोड़ दिया पीटीआई ने? देखिए, जो उस वक्त उसको खाली छोड़ा गया उसकी रीजन यही थी क्योंकि उस वक्त जो एक पार्लिमानी कमेटी थी जिसके मेंबरान की तादाद जो है वो 12 थी, जिसमें अक्सरियती पहले दिन से ही नजर आ रहा था, इसमें भी अक्सरियती राय उनकी नजर आ रही है। तो इसमें जुडिशल कमीशन में आपकी कौन सी अक्सरियत हो गई है? इसमें भी बिल्कुल अक्सरियत नहीं है। उस वक्त जो डिसाइड किया गया था फॉर्म 47 वालों की तरफ से कि मंसूर साहब का रास्ता रोकना है और वो नजर भी आ रहा था, तो उसको देखते हुए हमने उस वक्त ये फैसला किया कि आपने फैसला किया कि पीटीआई पतली गली से निकल ले क्योंकि मंसूर साहब तो नहीं बन रहे। मंसूर साहब बिल्कुल उनका रास्ता रोका गया, लेकिन हम अपनी स्ट्रगल जो है वो बिल्कुल जारी रखेंगे इन अमेंडमेंट्स के खिलाफ। चलें, ठीक है, हम उसकी तरफ भी आते हैं। आपकी स्ट्रगल तो ऑब्वियसली जारी है। अब्दुल कादिर मंदखिल साहब, ये जो आइनी बेंचेस की तश्कील का मामला है, ये कैसे पाया तकमील तक पहुँचेगा? जुडिशल कमीशन का इजलास अभी तक नहीं बुलाया गया और 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ भी आइनी दरख्वास्तें आ चुकी हैं। आपको लगता है कि ये जो मतनाज़ा 26वीं आइनी तरमीम है ये काबिल अमल है? जी मतीउल्लाह जान साहब, मतनाज़ा आप कैसे कह सकते हो कि जब हमारे मोहतरम पंजोता साहब लॉ ऑफ द लैंड कहते हैं उसको, पाकिस्तान की सबसे बड़ी आइनी जो वकला का अदारा है, बॉडी है, पाकिस्तान बार कौंसिल वो हिमायत कर चुका है, खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल हिमायत कर चुका है, सिंध बार कौंसिल हिमायत कर चुका है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हिमायत कर चुका है और बाकी जिलों के हिमायत कर चुके हैं। चंद वकला जो अपनी सियासत के लिए कहते हैं हमारे लाश पे गुजरेगा, तो ये लाश जो है ना सिर्फ कल तक है क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन है, तो ये फिर लाशें भी उठा लेंगे, इसके ऊपर भी बिछाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर आप देख रहे हैं कि जब हल पर्दारी की तकरीब थी चीफ जस्टिस की, तो वहां गंडापुर से भी मौजूद है। और आप एक चीज मिस कर गए, आपने कहा कि चीफ जस्टिस के इंतखाब के ऊपर आपने खाली जगह कहां छोड़ा? उनके नाम तो थे, लेकिन वो बाइकाट के अलग नाम तो दिए थे उन्होंने, खुद गौर खान साहब ने माना हमने नाम दिए, स्पीकर ने अपनी तरह से तो नहीं डाले। और फिर उसके साथ साथ ये भी मैं कहना चाहूंगा कि ये कौन सी जगह नहीं छोड़ी है। एक तरफ असम्बली जाली है, दूसरी तरफ पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए एक दूसरे की टांगें खींच रही है। एक तरफ असम्बली जाली है, दूसरी तरफ जो है पार्लियामेंट लॉजेस जास के टिकट और कमेटियों के तनख्वाह उसके लिए जो नंबरात लेते जा रहे हैं, नहीं छोड़ रहे। और दूसरी बात ये कि जो मसौदा है, ये मसौदा तो पीपल्स पार्टी का था ही नहीं, ये तो मौलाना साहब और पीटीआई का था। आपने क्या इनका जो साबिक सेक्रेटरी जनरल थे रऊफ हसन साहब की बात नहीं सुनी? उन्होंने कहा तो ये मसौदा ही हमारा है, आपने नहीं सुना। तो उनकी मसौदा को लेके जब ये मसौदा पास हो गया तो क्या है, लेकिन पीपल्स पार्टी का पहले दिन से जब मिसाक की जमहूरियत में जहां इमरान खान साहब की दस्तखत है, मौलाना साहब की भी और नवाज शरीफ साहब की, उस वक्त से लेके 2007 से लेके 2024 तक का हर इलेक्शन में हमारा मंशूर का हिस्सा है आईनी अदालतें। तो हो सकता है ये आ जाए आईनी अदालतें, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहें कि हमारे पास नहीं है या स्टाफ में जजेस नहीं है या इन्हें बेंचेस ऐलान कर दिए। मंदखिल साहब, आपने बोला कि 2007 के बाद से जितने भी इलेक्शन हुए उसमें पीपल पार्टी के मंशूर का हिस्सा था आईनी अदालतें, तो फिर पीपल्स पार्टी ने 2007 के बाद 2008 के इलेक्शन के बाद क्यों नहीं आईनी अदालतें बनाई? देखिए, आईनी अदालतें हमारी अक्सरियत कब थी? आप देख रहे हमारी 2008 की जो हमारी हुकूमत थी वो दो बिसातियों पर खड़ी थी, एक तरफ एमक्यूएम एक तरफ काफ लीग, वो दोनों रोज ब्लैकमेल करते थे। हमारी अक्सरियत आई कब? अब भी जाके जो नून लीग एग्री हो गए, मौलाना साहब एग्री हो गए तो इस बात पे, लेकिन जब मौलाना साहब ने चीज वो किया कि नहीं जी, और पीटीआई और मौलाना साहब को मसौदा जो उन्होंने क्लियर कर दिए, उसी मसौदा को लेके हमने अभी भी अवाम ने पीपल पार्टी को तो अक्सरियत नहीं दी थी और खास तौर पे आईनी तरमीम के लिए तो बिल्कुल नहीं दी थी।
तो फिर अभी कैसे होगी? कौन सी आवाम की बात करे, कौन सी आवाम की बात करे हो? आपने कहा पीपल्स पार्टी के तो अभी भी 2-2.5 अक्सरियत नहीं दी गई। 8-10 लाख आबादी, 8-10 लाख आबादी के जो लोग हैं जिन्होंने MNA मुंतखब किए उसी पार्लियामेंट अक्सर की है। वो पश्तो में एक कहावत है, हर कान से नहीं पूछा जाता है। अगर हर कान से पूछते ना तो फिर ये पार्लियामेंट के जो लोग हैं वो फिर किस लिए बैठे हुए जो करोड़ों रुपए की मरात ले रहे हैं? उसकी वजह यही है कि आप हर चौराहे चौक पे आप डिस्कस नहीं कर सकते हो। आप अपने 8-10 लाख जो आबादी है उसके आप अपना नुमाइंदा मुंतखब करते हो, नुमाइंदा जाके असम्बली में फिर उस चीज का फैसला करते हैं। PTI की अक्सरियत थी, आज मौजूदा हुकूमत की तो खुद मौलाना साहब अपोजिशन में, आज भी अपोजिशन है, उन्होंने भी हिमायत की है, PTI नहीं किए। PTI ने सिर्फ एक शर्त लगाई थी कि हम सिर्फ खान साहब से पूछे। जब ये खान साहब के पास गए, अगले ने तो उनको बोला कि कम वक्तो, मैंने तो बोला शिंगाई कॉन्फ्रेंस नहीं होने दो, कम वक्तो मैंने तो बोला धरना दो, इस तरह तो मैं नहीं रिहाऊंगा। और फिर इस तरह ये अमेरिकन फर्म लॉबिंग का पैसे खर्च करके इसराइल को, अमेरिकन को, इंडिया के सेनेटरों को ये जिस तरह खतूत लिख रहे, क्या इस खतूत से इमरान खान? चले मंदोखेल साहब, आपको तो घबराने की जरूरत नहीं है अमेरिकी लॉबीज से, क्योंकि पाकिस्तान एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क है। वो तो सेनेटर, इसमें आपकी घबराहट तो नहीं है। हमें किस बात की घबराहट है? घबराहट तो इनके, ये अपनी अदालतों पे एतबार करने की बजाय अमेरिकन एजेंटों को जो ना वो हायर कर रहे हैं लॉबिंग फर्म के जरिए, उसके जरिए खत लिख रहे हैं। ये समझ लो अमेरिका का खत चलें ठीक है, बरी हो जाएगा। चलें उसकी तरफ भी आते हैं। साकिब बशीर साहब, मैंने मंदोखेल साहब से भी पूछा था कि आखिर अब इस पे अमल दरामद कैसे होगा? 26वीं यानी तरमीम पे जुडिशल कमीशन का इजलास कब बुलाया जाएगा, कौन बुलाएगा, और ये आपको आईनी बेंचेस बनते नज़र आ रहे हैं अगले चंद दिनों में? वैसे वो मंदोखेल साहब बात कर रहे थे कि ये तो मुसवदा था ही मौलाना का, तो मौलाना के मुसवदे में ये टॉप 3 चीफ जस्टिस को बनना तो नहीं था। मौलाना के जो सेनेटर कामरान मुर्तज़ा थे उन्होंने तो इनके खिलाफ वोट दिया है। वो तो पब्लिकली आकर कह रहे हैं कि हमारे साथ बात कुछ और हुई थी और जब पार्लिमानी कमेटी में बात हुई तो वहाँ कुछ और हो गया है। ये पब्लिकली उन्होंने आकर बात कर दी है मौलाना ने, और मौलाना ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो कमिटमेंट की थी उस पर पूरे नहीं आए, लेकिन फिर भी वोट दे दिया मौलाना ने। वोट नहीं दिया, वोट खिलाफ गए हैं ना। 2/3 पे 8 जो मेंबरान थे जो आईनी तरमीम की बात, आईनी तरमीम के लिए वोट दे दिया। दूसरा जो आपने इम्प्लीमेंटेशन की बात की, वो तो बिल्कुल क्लियर है कि कैसे वो आगे चलेगा। आप देखें कि आज जो है वो आबिद ज़ुबैरी साहब ने या बलूचिस्तान बार काउंसिल ने, लाहौर हाई कोर्ट बार ने भी चैलेंज किया है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि नहीं जी ये पढ़ी रहे, ये तो देखनी ही नहीं है हमने, कुछ भी नहीं होना। तो इसको किसी नहज पे तो पहुंचना है जो आईनी तरमीम चैलेंज हुई हैं। अब उसमें एक और चीज़ है, अगर आईनी बेंचेस बनते हैं तो आईनी बेंचेस में भी जो हेड होगा या टॉप 3 होंगे वो तो इस आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं। वो तो मतलब अगर चौथे, 5वें और 6ठे नंबर वाले 3 बैठ के इतनी अहम चीज़ें जो है वो डिस्कस करना शुरू, वो तो बेनिफिशरी हैं। तो उनके सामने ये मामला फिर कैसे जाएगा? तो जो हल आपने इंट्रो में बताया कि इसका हल जो है वो यही है कि बेशक कमीशन, जो जुडिशल कमीशन है वही कर दे और फुल कोर्ट को कमीशन डिक्लेयर कर दें, आईनी बेंच जो है वो डिक्लेयर कर दें, और आईनी बेंच जो है वो उसको देख ले। और एक दफ़ा देखना ज़रूरी है, और उसके मतलब बहुत बड़े सीरियस नोयत के सवालात हैं कि फिर जस्टिस याह्या अफरीदी जो है उन्होंने पहली अपनी स्पीच में बड़ा क्लियर कहा कि जो इख्तियारात की तकसीम है इदारों के अंदर वो जो है वो प्रिवेल करेगी। अब उससे दोनों मतलब भी निकल सकते हैं कि वो किसी और के इदारे में भी इंटरवीन नहीं करेंगे जो इख्तियारात हैं, या अपने इदारे के इख्तियारात भी किसी दूसरी तरफ नहीं ले जाने देंगे। तो ये मेरे ख्याल में सवालात तो हैं। फिर आज उन्होंने बड़ा क्लियर जो है वो मैसेज दिया है कि हम तो मसरूफ हैं, अब जो है वो देखना है कि वर्क इन प्रोग्रेस तकलीफ के लिए माजरत खां है। और हुकूमत जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह, वो कल राना सनाउल्लाह साहब, मुसद्दिक मलिक साहब को मैं सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि इन दोनों को तो होने ही चाहिए, नहीं चाहिए। और जो चीफ ये मतलब जस्टिस मंसूर अली शाह इसलिए नहीं होने चाहिए क्योंकि मुतनाज़ा है, और चीफ जस्टिस इसलिए नहीं होने चाहिए क्योंकि मुतनाज़ा हो ना जाए। तो वो एक अलग से वैसे राना सनाउल्लाह हो या मुसद्दिक मलिक हो, इनका बस चले तो वो तो शहबाज शरीफ साहब को आईनी बेंच का सरबराह बना दे। बहरहाल ये खैर इसके लिए तो मजीद 2 ताई अक्सरियत चाहिए होगी। आजकल तो खैर वो भी मुश्किल नहीं है पूरा करना हुकूमत के लिए,
तो ऐन मुमकिन है आइन में जब तरमीमी करनी है तो लगे हाथों में शहबाज शरीफ साहब को भी आइनी बेंच का सरबराह बनाया जा सकता है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे आज जो सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट मीटिंग हुई है 16 जजेस की, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत की है। इस मीटिंग में क्या पैगाम दिया गया है? बज़ाहिर तो कहा गया है कि 60,000 मुकदमात हैं, उनके लिए 1 महीने की भी हिकमत अमली तय कर दी गई है, 3 महीने के लिए भी और 6 महीने के लिए भी, और उसी हिसाब से बेंचेस की भी तश्कील कर दी गई है। और आइंदा हफ्ते भी जो बेंच बनाए जाएंगे वो इसी हिकमत अमली के ऊपर अमल दरामद के लिए बनाए जाएंगे। तो फिर आइनी बेंच कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, कौन बनाएगा, और क्या सुप्रीम कोर्ट के 16 जजेस ने मुत्तफ़क़ा तौर पे फैसला कर लिया है कि उनकी तरजीह जो है वो 60,000 ज़ेर इल्तवा केसेस हैं, ना कि आइनी बेंचेस। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक। बात करेंगे फुल कोर्ट मीटिंग की जो नए चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में आज इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट की इमारत में हुई। साकिब रशीद साहब, फुल कोर्ट मीटिंग का जो एलामिया आया है उसके चंद अल्फाज में अगर पढ़ दूँ तो कहा गया है कि ताज़ा तरीन आज़ादो शुमार पेश किए गए हैं मुकदमात जो ज़ेर इल्तवा है उनके हवाले से, जिससे ज़ाहिर होता है कि इस वक्त तकरीबन 59,191 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। और जस्टिस मंसूर अली शाह के तैयार करदा केस मैनेजमेंट प्लान 2023 पर मबनी 1 माह का नया मनसूबा मुतारफ़ कराया गया है। ये जो 1 माह का नया मनसूबा मुतारफ़ कराया गया है सुप्रीम कोर्ट के 16 जजेस की तरफ से, क्या हम इसका ये मतलब अखज़ कर सकते हैं कि 16 जजों ने यह फ़ैसला किया है कि आइंदा 1 महीने के अंदर हमने मुकदमात जो ज़ेर इल्तवा हैं उनको निपटाना है और कुछ भी नहीं करना? अब ये बिल्कुल उसमें डिवीज़न बेंचेस और 3 मेंबर बेंचेस भी रखे गए हैं, और ख़ास तौर पर नेक्स्ट जो फुल कोर्ट मीटिंग है उसकी अनाउंसमेंट भी कर दी गई है 2 दिसंबर की। दिसंबर को 1 माह के बाद वो जो फुल कोर्ट होगी, मतलब 28 अक्टूबर से 2 दिसंबर तक हमने क्या काम किया है उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट, और उसमें मज़ीद अगर कोई बेहतरी की गुंजाइश है तो वो जो है देखी जाएगी। यकीनी तौर पर ये जो एक पैगाम तो है कि हम मसरूफ़ हैं, लेकिन आज के जो इलामिया है इसमें एक और एंगल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक तो जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो इस इलामिया में तकरीबन 3-4 दफ़ा हमें नज़र आते हैं। एक वो वीडियो लिंक भी आए, फिर जो जस्टिस मंसूर अली शाह का तैयार करदा जो केस मैनेजमेंट प्लान है 2023 का उसका जिक्र आया, फिर उन्होंने एडिशनल जो इजाफी तजावीज़ भी दी हैं, तो जस्टिस मंसूर अली शाह फोकस नज़र आते हैं। तो ये भी एक मेरे ख्याल में बड़ा इंपॉर्टेंट और अहम पैगाम है। और इसमें एक और जुमला मैं पढ़ना चाहता हूँ इस इलाइमे में जो कहा गया है, वैसे तो अंग्रेज़ी में ये जुमला कहा गया, उसका उर्दू का तर्जमा ये है, मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ने तमाम जजेस का शुक्रिया अदा किया कि वो केस मैनेजमेंट प्लान को मुकम्मल तौर पे लागू करने के अज़्म के साथ बयान करदा अहदाफ को हासिल करने के अज़्म के साथ हैं। अच्छा, अंग्रेज़ी में इसको कहें कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस थैंक्ड ऑल द जजेस फॉर देयर रिजॉल्व टू इम्प्लीमेंट द केस मैनेजमेंट प्लान इन फुल विद अ कमिटमेंट टू अचीव द आउटलाइन टारगेट्स. Progress will be reviewed in the next session of the full court meeting scheduled for 2 December 24. तो इससे तो लग रहा है कि 16 जजों ने मुकम्मल तौर पे अब केस मैनेजमेंट प्लान के ऊपर काम करना है, बेंचेस अकॉर्डिंगली तश्कील दे दिए गए हैं। तो मंदोखेल साहब, आपको क्या लग रहा है कि जो आज फुल कोर्ट की मीटिंग में पूरे 1 महीने का केस मैनेजमेंट प्लान सामने आ गया है, तो आपको लगता है कि इसके बीच में किसी आइनी बेंच की भी गुंजाइश निकल सकती है? मतीउल्लाह जान साहब, तो इसका मतलब मैं ये ले लूं कि अगले 6 महीने कोई आईनी केस नहीं सुना जाएगा। मासवा एक के शायद 26वीं तरमीम के फुल कोर्ट के नहीं 26वीं तरमीम अगर उड़ेगा तो फिर चीफ जस्टिस साहब कहाँ बैठे होंगे, ठीक है ना। तो अब इसका क्योंकि ऑलरेडी कानून वो तो जब उड़ेगा तो उड़ेगा ना। सजाद अली शाह ने भी आपको याद है एक जजमेंट दी थी, और उस जजमेंट को सजाद अली शाह पे लागू हुआ था। मेरा कहना ये है कि फुल कोर्ट के मुतफ़क़ा 16 जजेस साहिबान ने ये कहा कि अगले 6 महीने तक हम फारिग नहीं है, आईनी केस नहीं सुन सकते।
तो इसका मतलब तो पीटीआई तो फिर कल से फिर रोना धोना शुरू कर देंगे और मेरे ख्याल में 16 के 16 जजेस के खिलाफ शुरू हो जाएंगे सोशल मीडिया के जरिए। तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत को एक और आईनी तरमीम लानी चाहिए कि ये जजेस की कमी कैसे पूरे कर ले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 16 जजेस ने तो आंख खड़ी कर दी, 6 महीने तक अब फारिग नहीं है। और फिर मैं ये भी कहूंगा कि इस हवाले से जो आपने कहा फलां वकील ने केस दाखिल किया है, वो केस दाखिल करके असेंबली के प्रोसीडिंग को वैसे ही चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ये पंजा आजमा, ये कल सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन हो रहा है, कल के बाद आपको लाशे माशे ये सारे डायलॉग बाजी कुछ नजर नहीं आएगा। हर आदमी अपने अपने घर पे खुश होगा। कल जो सुप्रीम कोर्ट का जो इलेक्शन हो रहा है, ये भी तो 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर एक रेफरेंडम साबित हो सकता है। आप मानते हैं इस बात को? आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का जो इलेक्शन है वो एक गैर सियासी होता है, यानी लोगों की मुख्तलिफ सियासी से ताल्लुक तो होता है, आप तो बेहतर जानते हैं, तो वो तो गैर सियासी होता है। अब मैं हूं, मैं कुछ वोट जो ना एक ग्रुप को दूंगा, कुछ वोट दूसरे ग्रुप को दूंगा, इससे अपनी जाती दोस्ती की बिना पे। तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के वकला हैं वो कोई सियासी नजरियात नहीं रखते, कोई असूलों की बात नहीं होती, ये जाती दोस्ती तलकदारी पे वोट डालते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकला, आप ये कह रहे हैं? देखिए आप उसको दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बार सेशन में कोई सियासी ग्रुप नहीं होता है, मुख्तलिफ पार्टी के लोग मुख्तलिफ ग्रुप में होते हैं। आप माजी का भी देख लें, उसमें नजरियात का कोई अमल दखल नहीं होता। आपको नजरिया के कौन सा मशहूर होता है, एक तो उसके लिए जा रहा है कि फलाना सदर बेहतर काम करेगा, फलाना बेहतर करेगा, तो इस तरह से होता है ना सारा। ये तो नहीं हो जाता है कि पीटीआई कैंडिडेट उसको वोट देंगे, ये पीपल्स पार्टी कैंडिडेट है उसको वोट देंगे, ऐसा तो नहीं होता है। अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब, ये सुप्रीम कोर्ट बार के वकला के बारे में आप ये कह रहे हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि ये वो सुप्रीम कोर्ट बार थी जो जनरल मुशर्रफ को निकालने में सड़कों के ऊपर आई थी और जनरल मुशर्रफ को भगाने में कामयाबी से इसका बहुत बड़ा किरदार है। और आज आप कह रहे हैं कि ये कोई इलेक्शन में कोई सियासत नहीं होती, ये क्या बात हुई? अगर आप माजी का हवाला दे रहे तो उस वक्त पीपल्स पार्टी लीड कर रही थी इत्तेजाज साहब, और उसको बाल करने वाला भी पीपल्स पार्टी का वजीर आजम तो यूसुफ राजा गिलानी, बड़ी मुश्किल से बाल किया था जरदारी साहब, बड़े मुश्किल से माने थे। आप मेरी बात को कहीं और ले जा रहे हैं। मैं सिर्फ आपको यह कह रहा हूं कि भारत सेशन में सियासी ग्रुप नहीं होते, जैसा आमतौर पे हम सियासी टिकट पे लड़ते हैं, वहां सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई चीज नहीं, इवन के हाई कोर्ट में भी नहीं होता है। अच्छा। वो इंडिपेंडेंट होता है, हर आदमी की अपनी आजाद राय होता है, जो कैंडिडेट बेहतर होते हैं लोग ज्यादा उधर जाता है। ये नहीं होता आपके ख्याल में मंदोखेल साहब, अगर मैं आपसे पूछूं तो बतौर सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन के वोटर के आप किस बुनियाद पे वोट देंगे? मैं इस बुनियाद पे वोट दूंगा जो मुझे कैंडिडेट बेहतर लगे कि मैं उसी मसलन क्या कैंडिडेट में आप क्या देखते हैं वोट देने के लिए? एक कैंडिडेट आपको नाम बता दूं, नदीम कुरैशी एडवोकेट है सिंध सीट पे सुप्रीम कोर्ट में, उसको वोट दूंगा। क्यों देंगे, क्या वजह क्या है? वजह मुझे बेहतर वकील नजर आ रहा है। अच्छा, वकील बेहतर है, आपकी कोई दोस्ती आ रही है कोई? नहीं, उसके ये होता है ना मतीउल्लाह जान साहब, आपकी जर्नलिस्ट का अलग इलेक्शन होता है, हमारा इलेक्शन इसमें होता है कौन वकील वकला की वेलफेयर के लिए ज्यादा काम कर सकता है। ठीक है, वेलफेयर के लिए सुप्रीम कोर्ट की एक सोसाइटी इस्लामाबाद में सेक्टर 17 में, वो पिछले कई साल से हम देखते रहे, बस अब हो गया। चलें, ठीक है। मतलब ये प्लाटो, आप कह रहे हैं कि ये वकील जो है ना, आप ये कह रहे हैं कि ये जो वकील है ये प्लाटो श्लाटो और वेलफेयर की वजह से वोट देते हैं, असूल नजरियात कोई नहीं होते। आप ये कह रहे हैं आपको जितना मर्जी घुमा लो, वैसे बात सुनो, हमारी तो ख्वाहिश है, हमारी नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है कि मतीउल्लाह जान साहब जो ना वो आईनी बेंच का सरबराह बन जाए। चले, बड़ी मेहरबानी आपकी, काश कि आप जुडिशल कमीशन के मेंबर हो जाएं। नहीं पंजोता साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये आईनी बेंच आपको बनते नजर आ रहे हैं? देखिए, जो आज फुल कोर्ट का इजलास जो है वो आज हुआ है, जो मीटिंग हुई है उसके अंदर अगर देखा जाए तो आपने देखा होगा कि एक फिगर दिया गया है कि इतने केसेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हैं वो इल्तवा का शिकार हैं, 60,000 के करीब, कोई 700 या 800 केसेस कम करके तो 60,000 पूरे बन जाते हैं, 800 वगैरह और ऐड हो। तो उससे वाज़ेह हो गया कि सुप्रीम कोर्ट में जो तादाद है केसेस की वो ज्यादा है। तो मुझे बता दिया जाए, जहां पर ये कहा जा रहा था कि हम इसलिए तरमीम ला रहे हैं क्योंकि आईनी बेंच बनाना इसलिए जरूरी है कि वहां पर केसेस की बहुत ज्यादा तजारा, 186 केसेस ज्यादा हैं या 60,000 ज्यादा है आईनी नोयत के या सो मोटो, अगर टोटल मिलाकर देखा जाए तो 176 या 86 केसेस है।
तो जब केसेस की तादाद वहां पर इस हद तक है तो आपकी इंटेंशन वाज़ेह नजर आती है कि मकसद आपका केसेस का खात्मा नहीं था, मकसद आपका ये था कि वहां पर ऐसा आईनी बेंच बनाया जाए जो कि आपकी मर्जी के मुताबिक हो। और वो बनाए कौन? वो हुकूमत बनाए। वो हुकूमत कौन सी? जिसको अवाम ने मुंतखब ही नहीं किया, जो तमाम अपने वार्ड भी हारे हुए। और फिर इसके साथ जितने हाई कोर्ट्स के जजेस हैं उनको भी चेक एंड बैलेंस के जरिए कंट्रोल किया गया कि उनके ऊपर भी कंट्रोल रखा जाए, और जो चीफ जस्टिस बनेगा वो भी लाइन में लगा रहेगा कि हम तीनों में से किसका नंबर आएगा। यानी वो ना किसी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई ऑर्डर जारी करेगा, बल्कि उसे डर होगा कि भाई अगर हमने इनके साथ सेटिंग रखनी है तो मेरा नंबर बेहतर तरीके से लग सकता है। तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे ना, ये तो आइन के ऊपर हमला है। और हमने कब ये सपोर्ट किया, कब हमने कहा कि हम इन आईनी तरमीम को सपोर्ट करते हैं? हमने मौलाना साहब की हद तक जो आपने इनपुट दिया था उस वक्त, जो सूरत हाल की थी, लोगों को उठाया जा रहा था, उनके लोग वो भी उठाए गए, BNP के उठाए गए, तमाम। उन्होंने देखा कि ये अमल जिस तरीके से उन्होंने करना है, क्योंकि पीछे से जिन्होंने इनको फॉर्म 47 दिलवा के भेजा है वो इनके बैक पर है एस्टेब्लिशमेंट। तो लिहाजा जब उन्होंने देखा, उन्होंने हमसे राय ली और हमने उस हद तक राय दी। हमने किसी सूरत एक लम्हे भी ये नहीं कहा कि ये ठीक है। और मौलाना साहब का भी स्टार्ट के अंदर यही मौका था, वो जिस वजह से गया कि हो जानी है, और जाकर उन्होंने कहा कि बड़ी तबाही से बचा जाए, और ये हुआ। दूसरी लॉबी की बात की जा रही है। देखें पाकिस्तान के अंदर क्या लोगों को बुनियादी हकूक की हिफाजत की जाए? मेरे भाई इंतजार खैर पर जो था 3 हफ्ते होने वाले, आज 20 दिन हो गए उन्हें अगवा किया हुआ। किसी अदालत के अंदर पेश नहीं, किसी मुकदमे में वो नहीं है, किसी जगह पर उनके ऊपर कोई कसूर नहीं है, लेकिन वो नहीं है। तो कसूर क्या नहीं? तो पंचौता साहब हम पूछ लेते हैं ना, अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब हुक्मरान जमात के अहम रुकन हैं, तो मंदोखेल साहब आपको पता है आपके साथी वकील किधर हैं? उनकी फलाह के लिए सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हो रहा है और आप बड़े मुतहर्रिक हैं, तो अभी तक आपने मालूम किया इंतजार पंचौता साहब किधर हैं? और क्या ये जो हुक्मरान जमातों के जो वकला हैं, जो सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में मुतहर्रिक हैं, ये किस मुंह से इलेक्शन में जा रहे हैं कि जब उनके साथी जो हैं वो लापता हैं, गायब हैं, और आप हुकूमत में हैं, आपकी जमात, और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे? देखिए, पहली बात तो हम हुकूमत में नहीं है, हुकूमत के सपोर्टर है, नंबर एक बात। अच्छा, सपोर्टर है। दूसरी बात ये कि बिल्कुल आपने सही कहा कि ये वकील किस मुंह से इलेक्शन लड़ रहे हैं, किस मुंह से जमहूरियत का नाम ले रहे हैं। अभी किसी वकील के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको ये सुनाई दिया कि इन्हें पंचौता साहब जो गायब है, गुमशुदा है, उनको रिहा किया जाए? किसी ने इनको नहीं, आप ये मुतालबा करते हैं अपनी हुकूमत से? आप ये मुतालबा करते हैं अपनी हुकूमत से? मेरे पेटी भाई है, मैं बिल्कुल मुतालबा करता हूँ, रिहा करना चाहिए, ये उनका हक है, फंडामेंटल। और आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में इस तरह का मामला भी एक इशू बनना चाहिए कि नहीं? जी बिल्कुल इशू बनना चाहिए। इशू तो है ना इस वजह से कि जब बार एसोसिएशन वाले इलेक्शन लड़ रहे हैं, अभी आपने बोला किसको वोट दिया जाए, तो आप मुझे बता दो कि ये इनमें से किसी ने आवाज उठाई है? क्योंकि आप सबसे ज्यादा पीटीआई के वकील ज्यादा उछल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये पीटीआई के वकीलों का काम था, पीपल पार्टी के वकीलों का ये काम नहीं था। आप सही कह रहे हैं मंदोखेल साहब। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा मुल्क में जिस किस्म का आइनी बहरान है उसकी परवाह किए बगैर बैरून मुल्क दौरों पर जा रहे हैं। आज की खबर यह है कि उज़्बेकिस्तान में जो इंतखाबात हो रहे हैं उस इंतखाबी अमल के अंदर वो बतौर मुबस्सर उज़्बेकिस्तान में मौजूद हैं। ये तो शुक्र है कि वो बतौर मुबस्सर गए हैं, वरना वो अगर वहाँ पे इलेक्शन करा रहे होते तो फिर उज़्बेकिस्तान में क्या होता ये तो अब कोई भी गैस कर सकता है। मगर साकिब रशीद साहब, यहाँ पे स्पीकर कौमी असम्बली कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे उस वक्त तक अमल नहीं करेंगे जब तक जो इलेक्शन कमीशन है हमारा वो कोई रूलिंग ना दे दे मखसूस नशस्तों के हवाले से दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से मुतल्लिक़। तो ख़ुद जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो आपको क्या लगता है ये क्या तरजीहात हैं हमारे इलेक्शन कमीशन की, हमारे आइनी इदारे की एक की कि मुल्क में एक तौर पे बहरान आया हुआ है और हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब सैरों पे निकले हुए हैं मुबस्सर के तौर पर? एक तो जो 8 फरवरी इलेक्शंस हुए थे उस पर आप देखें कि जो
आलमी सतह पे मुख्तलिफ जो तंजीमों की रिपोर्ट्स भी आई थी, फिर इंटरनली यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर भी जिस तरह रिपोर्ट्स आई, बहुत सीरियस नोयत के एलिगेशंस थे और अभी भी हैं। बजाय इसके कि उनको जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स थे वहाँ पे एक्टिव करके उनको फ़ाल करके उस तरह उनको किसी लॉजिकल एंड तक पहुँचाया जाता, वो जो है वो उज़्बेकिस्तान जो है वो वहाँ अपनी इनपुट देने गए हैं। तो दूसरी तरफ आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो है वो 3.5 माह हो गए, 12 जुलाई से लेकर आज तक। इलेक्शन कमीशन जो है वो आज मीटिंग हो रही है, कल मीटिंग हो रही है, परसों मीटिंग हो रही है, हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं, कभी एक वजाहत मांगी, कभी दूसरी वजाहत मांगी, कभी जी वो आ गया है इलेक्शन एक्ट में तरमीम आ गई है तो हम अब क्या करें। तो हर चीज़ क्लियर भी हो गई, तो इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन अमल नहीं कर रहा। तो मेरा ये ख्याल है कि ये तो एक प्रेसिडेंट जो है वो बड़ी खौफनाक है कि आइंदा से फिर ठीक है इलेक्शन कमीशन जो मर्जी करे, जब मर्जी करे, जैसा मर्जी इलेक्शन हो जाए, और आइंदा से ये तो एक कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाएगा कि पब्लिक के वोट से पार्लियामान में लोग आएंगे। ये कॉन्सेप्ट मतलब उस पर सवालिया निशान आ जाएगा बिल्कुल बड़े लेवल पे। लेकिन अब ये देखें ना तरजीहात क्या हैं हमारे इलेक्शन कमीशन की, कि चीफ इलेक्शन कमीशन साहब मुल्क में नहीं है और यहाँ पे एक किस्म की आग लगी है, सियासी बहरान है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल नहीं हो रहा जैसा कि आपने कहा है। नहीं पंजोता साहब, ये तो चले इलेक्शन कमीशन के जो मामलात हैं वो अपनी जगह, मगर आपके रहनुमाओं जो पीटीआई के रहनुमा हैं उनके दरमियान भी सुना है आपके लीडर इमरान खान ने कोई सुलह सफाई करा दी है। ये झगड़ा क्या था और सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी साहब के बीच ये मामला क्या था? देखिए, दो भाइयों के अंदर भी इख्तलाफ हो सकता है मतीउल्लाह साहब, और ये हमारा इंटरनल इशू था जिस की वजह से ये थोड़ा आपस में हो गया। लेकिन वो आज खान साहब ने जो है वो उस मामले को खत्म करवा दिया है, तो लिहाजा अल्लाह ताला करम करेगा, आगे बढ़ेंगे। जहां तक इख्तलाफ है साहब, खान साहब ने अगर फैसल चौधरी और सलमान राजा दो भाइयों के बीच इख्तलाफात ख़त्म करवा दिए हैं, तो अपने इख्तलाफात खुद क्यों नहीं वो ख़त्म कर पा रहे, अपने जो इख्तलाफात हैं इस्टेब्लिशमेंट से या नवाज शरीफ से? नहीं, नवाज शरीफ साहब से तो जो मसला है, या बिलावल से या बाकी जमातों से तो जो मसला है वो तो मसला असूलों का है ना। एक तरफ करप्शन की दास्तान है, एस्टेब्लिशमेंट से तो कोई मसला नहीं है ना, बैठे हैं, और एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट से तो कोई मसला नहीं है ना। नहीं, देखिए, एस्टेब्लिशमेंट की जहां पर बात है, एस्टेब्लिशमेंट की खान साहब ने हमेशा कहा कि उन्हें अपने आइन और कानून को देखते हुए उस दायरा इख्तियार के अंदर रहना चाहिए। अब बात है उनके साथ करने की, तो वो भी इसी तक है, क्योंकि बिल्कुल सही है। नहीं पंजोता साहब, आपकी बात करने होगी है। कादर मंदोखेल साहब, नवाज शरीफ साहब ने आज लंदन से मजीद आगे अमेरिका चले गए, तो उन्होंने जाते जाते एक सहाफ़ी ने पूछा कि आप वज़ीर आज़म बनने गए थे, तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मेरे अमेरिका जाने से पहले ये सवाल करना ज़रूरी था। तो आप क्या कहेंगे नवाज शरीफ साहब के अमेरिका रवानगी और इस सवाल का जो उन्होंने जवाब दिया है? मेरा ख्याल है पाकिस्तान के ज़हन में ये सवाल है कि अमेरिका ये सब कुछ कर रही है, इसी वजह से पीटीआई ने लॉबिंग करके वहाँ सेनेटरों को पैसे दे के या लॉबिंग के जरिए अमेरिकन और इसराइली जो सेनेटर है उनको या इंडियन सेनेट सपोर्टर्स जो है उनको खतूत के जरिए करे। मेरे ख्याल में मंदोखेल साहब, क्या आपकी पीपल्स पार्टी ने या नून लीग ने कभी अमेरिका में लॉबिस्ट को हायर नहीं किया? लॉबिस्ट को आप बता दे पीपल्स पार्टी ने कभी किया? पीपल्स पार्टी ने कभी भी, पीपल्स पार्टी की हमेशा जुडिशरी खिलाफ रही है, हमेशा मीडिया खिलाफ रही है, आप भी गवाह है, उसके बावजूद हम बैठे। बेनजीर भुट्टो के दौर में क्या लॉबिस्ट फर्म हायर नहीं होती रही? पहले दौर में, दूसरे दौर में की बात पे जो ना वो इनकार नहीं किया है, यानी अपने आप को जमहूरी पार्टी कहते हुए ये जो ना फौजी अदालत पसंद नहीं है मगर फौजी मुज़ाकरात पसंद है, सिविलियन से बात नहीं कर रही है मगर सिविलियन अदालत पसंद है, ये तो आप खुद देख ले। अच्छा, नवाज शरीफ साहब के अमेरिका जाने पे आपको तो कोई एतराज नहीं है ना? जी, हम कौन होता है एतराज करने वाला? वो खुद मुख्तार है, जहां मर्जी जाए। चलें, बहुत शुक्रिया जनाब मंदोखेल साहब, नईम हैदर पंचोता साहब और साकिब बशीर। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।